हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को आज पता होगा कि मैं आज आपको हाई स्कूल क्लास 10th भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व सॉल्व कराने आया हूं, जिससे बच्चों को बहुत समस्या होती है कि सर पेपर आ गए हैं, कैसे क्या आएगा। आज मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको पेपर में क्वेश्चंस को करना है या कैसे नहीं करना है, कितना लिखना है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, उसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। और उसके साथ साथ में 2022 का सेट फर्स्ट 7 सेट है आपके पास में। इन 7 सेटों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 2022 के, ठीक है, तो 25 नंबर का पेपर आता है आपके पास में। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी अगर आपने बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए ये सब कुछ कर लिया। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम सीधे आते हैं आपके अपने अनसॉल्व पे। सभी लोग अपने अपने अनसॉल्व खोल करके बैठ जाइएगा। 2022 सेट फर्स्ट, ठीक, बात करेंगे हम 2022 के सेट फर्स्ट की। अब देखो, पहले देखो सेट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन फिजिक्स का है, ध्यान रखना 3 पोर्शन होंगे आपके पास में। एक भौतिक विज्ञान होगा, एक रसायन विज्ञान होगा, एक जीव विज्ञान होगा। इसमें से हम आपको कराएंगे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, और हमारे आलोक सर आपको कराएंगे केमिस्ट्री वाला पोर्शन, रसायन विज्ञान वाला। ठीक है, तो एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री और एक दिन में क्या मिलेगा आपको, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो 3 दिन लगेंगे एक सेट को करने में, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है। ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं, पर उम्मीद यही रखेंगे कि पूरे 1 घंटे में हम आपको एक सेट तो पूरा करा ही दें भौतिक विज्ञान का। अब अपने अपने आंसर में देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। अब तुम्हें एक चीज पता होगी, जब आप लेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि ये पहला माध्यम होता है और ये दूसरा माध्यम होता है हमारे पास में। अगर ये हम मान लेते हैं कि कोई विरल का माध्यम है और ये हमारे पास में कोई सघन का माध्यम है, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं, एक पहला माध्यम, एक दूसरा माध्यम। पहला माध्यम विरल मान लेते हैं, दूसरा माध्यम हम सघन मान लेते हैं। विरल का मतलब बात करें तो वायु होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई तुम्हारे पास में माध्यम होगा। अब ये माध्यम क्या हो सकते हैं, माध्यम तुम्हारा कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और हीरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे माध्यम होंगे आपके पास में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि जो प्रकाश की चाल यहाँ पे होगी क्या वही माध्यम में होगी। सघन, सघन का मतलब होता है घना। ऐसे याद रखा करो कि जब भी हम किसी माध्यम में जाते हैं तो घने में पड़ जाते हैं। और विरल का मतलब होता है बिल्कुल साफ, रास्ता साफ, मतलब हमें कोई भी वहाँ पे घने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इस ऑप्शन में तुम्हारे पास दिया गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कह रहा है जल में नहीं होगा, ठीक, कांच में नहीं होगा, फिर कह रहा है कि तारपीन का तेल नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो होगा पहले के का में, आप में देखो लिखा होगा हीरा, लिखा हुआ है आपके पास में। हीरा एक माध्यम है, जल का कम रहता, कांच का कम रहता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का अपवर्तनांक है तो हीरे का माना जाता है। वायु के सापेक्ष अगर हम कोई माध्यम रखते हैं हीरा, तो यहाँ पे उसका अपवर्तनांक अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे पास में। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास में हो गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। अब आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट, क्वेश्चन ने पूछा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। हम 2 बातें आपके पास में लिखते हैं, उसको समझ लेना। एक हमारे पास में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक हमारे पास में होगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, 2 दोष होते हैं, 2 दोष होते हैं हमारे पास में, एक निकट दृष्टि दोष, एक होता है हमारे पास में दूर दृष्टि दोष। आज आपको हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता देंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। इतना तो तुम्हें पता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कहते हैं किसी से कि निकट आओ, यही तो बोलते हैं हम कि निकट आओ, और किसी से बोलते हैं कि दूर जाओ, यही तो हम बोलते हैं ना, दूर जाओ, यही बोलते हैं ना। किसी को जब अपने पास में बुलाते हैं, निकट बुलाते हैं, निकट आओ भैया, पास में थोड़ा आओ।
और किसी को जो हम दूर कहते हैं कि दूर जाओ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष, आ रहा है मतलब आ रहा है, आ का मतलब हमारे पास में है अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक। और दूर दृष्टि दोष, जाओ, ऊ आ रहा है मतलब हमारे पास में उत्तल लेंस। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है कि जिससे आपको कभी दिक्कत ना होने पाए, ठीक। तो निकट दृष्टि दोष जब भी हमारी आंखों में होगा तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारी आंखों में दूर दृष्टि दोष होगा तो हम हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे आकर के। आ गई बात समझ में। अब हम क्वेश्चन बढ़ लेते हैं आगे। हमको क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आपको बताना है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं? चुंबकीय बल रेखाएं ऑप्शन में दिया गया है कि सदैव समांतर होती हैं, गलत बात है। एक बिंदु पर मिलती हैं, ये भी गलत बात है। उसने कहा है कि परस्पर काटती हैं, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला दिया गया है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर ले थोड़ा सा, कि एक आपके पास में चुंबक होता है N और S, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। आपके चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। इस चुंबक को आप चाहे जितनी बार तोड़ दीजिए, चाहे जितनी बार आप काट दीजिए, इसके हमेशा ध्रुव आपको 2 ही मिलेंगे। अगर आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर लटकाते हैं, इस वायुमंडल में लटका देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही टिकेगा करके। ये चुंबक का गुण होता है। अच्छा, दूसरी बात रही तुम्हारे पास में, ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास में साउथ है। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ सिरे से निकल करके साउथ सिरे में प्रवेश करती हैं। ये नॉर्थ सिरे से निकल करके साउथ सिरे में प्रवेश करती हैं। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में प्रवेश करेंगी, नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करती हैं। ये ऐसे होती हैं, ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये हमें कभी दिखाई नहीं देंगी, ये हमेशा काल्पनिक रहती हैं, ठीक है। इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। बस क्या है कि इसके आसपास में अगर तुम कोई भी लोहे की वस्तु लेकर के आओगे तो ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो उससे हम पता लगाते हैं कि हाँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस सिरे से ऐसे निकलती हैं, ठीक है, और साउथ सिरे में हमेशा प्रवेश करती हैं आकर के। अब दूसरी बात रही कि अगर ये एक दूसरे को कहीं काट देंगी, क्या कर देंगी? काट देंगी, तो इनकी 2 दिशाएं हो जाएंगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काट दें आकर के, तो यहाँ पर एक दिशा अलग हो जाएगी, एक दिशा अलग हो जाएगी, ठीक है, जो कि संभव नहीं होता है। चुंबक में सिर्फ एक ही दिशा होती है, वो भी नॉर्थ से, कहाँ? साउथ से। जैसे हम किसी आवेश में पढ़ते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ। आ गई बात समझ में। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को काट देंगी तो उनकी कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। बात हो गई ये आपके क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, जो फाई तुम्हें दिया गया है, फाई तो तुम्हें पता ही है ना, फाई को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये फाई होता है हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स। दूसरी बात तुमको दी गई है कि बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बी हमारे पास में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये दी गई है तुम्हें। तीसरी बात तुमसे कह रहा है कि ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो ए हमारे पास में है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। फिर उसने कहा है तो इनके बीच सही संबंध को दर्शाइए। सही संबंध को दर्शाना है, फार्मूला तुम्हें याद कर लेना है कि फाई बराबर होता है बी ए। क्या होता है? बी ए, फाई बराबर ये हमारे पास में। अब दूसरी बात तुमको समझा देते हैं कि अगर फाई के साथ में ई लगा है, अगर फाई के साथ में ई लगा है तो इसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और अगर हमारे पास में फाई के साथ में बी लगा हुआ है तो इसको हम नाम देते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। ये बात समझ में आ गई तुम सबको, ठीक है। अगर फाई के साथ में ई लगा है तो विद्युत फ्लक्स, अगर फाई के साथ में बी लगा है तो चुंबकीय फ्लक्स। आगे बात समझ में। अब यहां से पूछ रहा कि संबंध क्या होता है, तो फाई बराबर बी ए तुमको याद रखना है, ठीक है। अपने ऑप्शन में ढूंढ लेना आकर के। ऑप्शन में तुम्हारे दिया गया है
ऑप्शन नंबर तुमको दिया गया है पहला वाला b बराबर, अगर हम यहाँ से b का मान निकालें, यहाँ से अगर हम b का मान निकालते हैं तो जो चीज़ गुणे में है वो बटे में आ जाती है, तो 5 के बटे में क्या आ जाएगा a। ये देखो ऑप्शन में आपके लिखा होगा b बराबर 5 बटे a। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये चारों तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर दूसरे का का। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तुमको दे रखा है, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सभी लोग अनसॉल्व्ड लेकर के बैठा करो, ठीक है, तो तुमको आसानी रहेगी। क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, चार ही होते तुम्हारे पास में। जब भी तुमसे परावर्तन की बात करे तो तुम्हारे दिमाग में इमेज बननी चाहिए मिरर की, दर्पण की, और जब भी तुमसे अपवर्तन की बात करे तुम्हारे दिमाग में इमेज बननी चाहिए लेंस की, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चाहे अवतल दर्पण बोले चाहे उत्तल दर्पण बोले, दोनों में UVF में संबंध तुम्हें पता होना चाहिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है हमारे पास में। अगर तुमसे लेंस में बात करता है तो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है, ठीक। बस फर्क होता है इनके चिन्ह परिपाटी पे कि अवतल अगर है तो UVF जो भी है सब कुछ माइनस में होता है, अगर उत्तल दर्पण हमारे पास में है तो U को छोड़ करके बाकी सब प्लस में होता है। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतनी बात मैंने तुम लोगों को बता दी है। क्वेश्चन ने कहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब U का मान तुमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। बात आ रही है अवतल दर्पण की, काहे की बात है, अवतल दर्पण की। मैंने इसीलिए बोला कि अवतल दर्पण में चाहे U का मान हो चाहे V का मान हो चाहे F का मान हो चाहे R का मान हो, ऑल निगेटिव होते हैं हमारे पास में। निगेटिव मतलब सारी दूरियां काहे में होती है, माइनस में होती हैं, ठीक है। दूरियां निकालने के लिए चिन्ह परिपाटी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जिधर हमारी प्रकाश की किरण जाती है उधर की दूरियां हम प्लस में लेते हैं, उसके विपरीत में हम माइनस का लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसने कहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U का मान 30 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है तो दूरी काहे में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फिर उसने कहा है स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। कितनी बड़ी बात बोल दी क्वेश्चन ने कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब V का भी मान तुमको माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने कहा UVFR कुछ भी होगा तो सबको काहे में रखना है, माइनस में रखना है। फिर उसने कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्या बात कर दी उसने, F का मान पूछ लिया तुमसे। है बहुत आसान क्वेश्चन, तुमको संबंध आना चाहिए कि अवतल, जब भी हम दर्पण की बात करते हैं तो UVF में एक संबंध याद रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। एक ये फार्मूला तुम अपने दिमाग में रट लो आसानी से, ठीक। अब हम संबंध निकाल लेते हैं। मुझे F का मान निकालना है तो 1/f बराबर 1/v, V का मान है माइनस का 23 और प्लस 1/u, U का भी मान है माइनस का 30। ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/30, ये प्लस ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो 1/30 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू लासा ले लेंगे तो 30 मिलेगा, ऊपर माइनस का 1 तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 30, इधर की वैल्यू पलट दो इधर की वैल्यू पलट दो तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 30 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो 15 पे कटेगा तो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। देखो फोकस दूरी भी तुम्हारी माइनस में निकल के आ गई है। इससे मतलब मुझे पता चल रहा है कि ये अवतल दर्पण है। आगे बात सभी को समझ में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था तुमसे, आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है दूसरे का खा वाला, ठीक है, दूसरे का खा पार्ट दे दिया है तुमको। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी बहुत लाजवाब। लगभग देखो फिजिक्स की एक बात कर लें, अगर आपकी न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप फिजिक्स से हाथ धो बैठेंगे, ठीक। आप केमिस्ट्री और बायो में ही काम चला लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं आप फिजिक्स में बेहतरीन स्कोर करके आएंगे 25/25। चाहे वैकल्पिक क्वेश्चन हो चाहे आप कुछ भी हो, चाहे लॉन्ग हो, चुके सब में न्यूमेरिकल देता है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर वही बात कही कि अवतल दर्पण, अभी मैंने तुमसे कहा कि अवतल दर्पण की बात करेगा तो सारी दूरी हमारे पास में काहे में होती है, निगेटिव होती हैं। उसने कहा कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, वो भी तुमको रखना है किसमें, माइनस में। उसने कहा है कि वक्रता त्रिज्या बताइए क्या होगी, आर का मान तुमसे पूछ लिया है। रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस कर्वेचर क्या होती है आपके पास में, F इक्वल टू आर बाई टू। संबंध आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, संबंध होता है F बराबर आर बटे दो। F का मान कितना है, -40 सेंटीमीटर, यहाँ रख दो, आर बटे दो यहाँ रख दो, बटे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो आर का मान आपका आ जाएगा -40 गुणे 2, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 40 दूना 80, -80 सेंटीमीटर। ये आपकी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आप बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में, 2 नंबर का क्वेश्चन था आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, कि कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाहनों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जो वाहन वगैरह होते हैं हमारे पास में, या स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी रहती है, देखा होगा रोड पे, तो वहां पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बातें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य का मतलब समझते हो, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है कि पीछे कौन सी चीज हमारे आ रही है, ठीक है, दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, क्योंकि ये जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहनों को चला सके, ठीक है। हम पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे हमको गाड़ी चलाने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और उत्तल दर्पण हमेशा सदैव, ठीक है, किसी भी कंडीशन में होना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। बस इतना तुम्हें लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो फिर से आप लिख लेना कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इतनी बात थी आपको लिखने के लिए, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के अथवा में दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं, 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा था आपसे। अब आ जाते हैं 3 के कापे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपके पास में होगा। अब देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में कितनी छोटी छोटी बात पूछता है तुमसे, बहुत ही आसान पूछा है उसने। तीसरे के का में कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, फिर वही बात कर दी तुमसे, अभी तक दर्पण की बात कर रहा था, अब तुमसे बात कर रहा है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में तुमको पता होना चाहिए यू क्या होता, वी क्या होता, एफ क्या होता, आर क्या होता है, ऑल निगेटिव। मैंने अभी तुमको बताया था कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आल क्या होंगे, निगेटिव होंगे। लेंस की बात करते हैं तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये लेंस के लिए तुमको फार्मूला याद रखना, एफ के जहां पर एफ क्या है फोकस दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है वस्तु की दूरी। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार में, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। मैंने कहा कि जो भी मान आप रखेंगे वो माइनस में रखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। वाह, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है लेंस से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर उसने कहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, वस्तु पूछ रहा है लेंस से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तुमसे यू का मान पूछ दिया है और कह रहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख भी बनाइए, 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का किरण आरेख। गजब की बात है। फार्मूला तुम्हारे पास में लिखा हुआ है, अप्लाई करके फार्मूले में मान रख देना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का मान माइनस का 15 बराबर में 1/v का मान माइनस में 10।
माइनस का 1 में u, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 1/15 प्लस का 1/10 बराबर में माइनस का 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो माइनस का 10 प्लस 15 कम 15/15 दाम 150 हो गया तुम्हारे पास में माइनस का 1/u। 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, बटे में 150 बचाएगा, माइनस का 1/u, इधर को पलट दो इधर को पलट दो तो 150 बटे में 5 आ जाएगा, माइनस का u आ जाएगा, 5 से इसको निपटा देते हैं तो 30, तो u का मान आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। जो भी वस्तु रखी होगी वो कहाँ रखी होगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। अब तुमसे कहा है कि किरण आरेख को बताइए अवतल लेंस के लिए। अब तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो ये होता है और अवतल लेंस की बात करते हैं तो ऐसे बनता है हमारे पास में, ठीक है। तो अवतल लेंस से हम किरण आरेख बना रहे हैं, अवतल लेंस से किरण आरेख, ठीक है। अवतल लेंस से मुझे क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। वही समझना बहुत बड़ी चीज़ है, तुमको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात तुमको आना चाहिए कि अपसारी और अभिसारी लेंस, ठीक है, सुना होगा ना। तो इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। आप समझ लो, एक अवतल लेंस बना लो फटाक से। ये अवतल लेंस तुम्हारे पास में हो गया। अवतल लेंस क्या होते हैं, जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है मुख्य अक्ष। बात करें तो ये अगर हम इस पूरे गोले को कंप्लीट करते हैं तो इसके पास में कहीं यहाँ एक फोकस होगा, दूसरी जगह इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। अगर हम इसको भी इसके गोले को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर भी एक फोकस होगा और यहाँ पर भी एक हम फोकस मान लेते हैं। आप समझो वस्तु दूरी हमारे पास में कितनी निकल के आई है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु को ही फोकस से पहले रख दो, वस्तु को हम यहाँ फोकस पे रख देते हैं ए और बी। अब तुमको पता है कि अगर हमारे पास में वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो यहाँ से हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आरेखों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम ओ बोलते हैं, ठीक है, प्रकाशिक बिंदु जिसको बोलते हो, नाम से ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक बिंदु बोलते हो। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण तुम ले करके चलते हो, एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब देखो यहाँ हमारे पास में विरल माध्यम था, यहाँ सघन माध्यम था, तो ये दूर हट जाती है अभिलंब से, तो ये ऐसे चली जाएगी इस प्रकाश की किरण को। दूसरी प्रकाश की किरण तुमको इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देनी है और जो भी प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है वो उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है, ठीक है। अब अगर ये एक दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काट देती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बना देती हैं, तो काटने के लिए ये तो सीधी चली गई, ये इधर चली गई, ये समय के साथ में आगे और इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, तो क्या ये कभी एक दूसरे को काट पाएंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। इसके लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकाश की किरण को पुनः पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, हल्के हल्के। इस प्रकाश की किरण को हम कहाँ लेकर के आते हैं, पीछे लेकर के आते हैं और यहाँ पर काटती है तो यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बना लेती है ए डैश बी डैश। ये था आपका 2 नंबर का फिगर जो पूछा गया था कि अवतल लेंस से आपको किरण आरेख बनाना था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो इमेज यहाँ पर बनी है, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है तो V यहाँ पर होगा, ये वस्तु रखी थी तो ये U होगा आपके पास में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से डिनोट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा तुम्हारे पास में। हम हट जाते हैं, हो गया होगा सभी का। आगे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तुम्हारे पास। इसी के अथवा में देखो एक क्वेश्चन दिया गया होगा, बहुत ही लाजवाब बात कही गई है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल होता है, हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई की होती तो आज की कोई भी न्यूमेरिकल नहीं, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होगा, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसी के अथवा में देखो एक सवाल दिया गया है आपके, वो भी 4 नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया गया। अथवा में एक सवाल दिया गया है आपसे, कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर की स्पष्ट वस्तु को देख रहा है 25 सेंटीमीटर तक, तो मतलब u का मान तुमको दे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर। हमने कहा यहाँ पर किसी भी लेंस या उसकी बात नहीं हुई है, तो u का मान चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों का तुम्हें क्या रखना है, माइनस में रखना है। अब पहली चीज़ जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तुमको दे रखी है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास में लेंस तुमको पता होना चाहिए कि निकट बिंदु हमारे पास में क्या होता है। उसने कहा देख सकता है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी। क्या बात
बात है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, माइनस का 50 सेंटीमीटर रख देना है। अब उसने कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ कि कह रहा है कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। अगर हम चश्मा हटा दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। कितनी बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से बात उसने कर दी है। फार्मूला लगा दो लेंस का, वही ही फार्मूला तुम्हारे पास में 1/f बराबर 1/v माइनस का, ठीक है, 1/f का मान तुमको माइनस का 50 सेंटीमीटर दे रखा है, v का मान तुमको दे नहीं रखा, निकालना है माइनस का 1/u, u का मान तुमको माइनस का 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये माइनस का 150 बराबर में 1/v, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, 1/25 बना देगा। इस 25 को इधर उठा के ले आना है, चपट दो, बस माइनस का 1/25 आ गया, क्योंकि हम जब वैल्यू इधर से उधर चेंज करते हैं तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको देखो इसको सॉल्व करके देखना है कि 50 इसका लासा मिल जाएगा, 50 से 50 को भाग करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर तो हमारे पास में 1 हो गया, 25 से 50 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 25 दूना 50 होता है तो ऊपर 2 आ जाएगा, वही 1/v आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा बटे में 50 बराबर में 1/v, इधर को पलट दो इधर को पलट दो, तो v का मान हो जाएगा माइनस का 50/3, और जब इसको तुम काट पीट लोगे तो v का मान आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर आ गया माइनस में। अगर हम प्रतिबिंब अगर 16.66 सेंटीमीटर पर दूर रखी वस्तु को वो आसानी से पढ़ सकता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। ये 4 नंबर का सवाल है, क्या है, आंखों आंखों में सवाल हो जाता है। 4 नंबर आपके पक्के, आपको बस इतना निकाल के दे देना है, 4 नंबर आपके पक्के। तो इधर का तो ये पोर्शन होता है, आगे क्वेश्चन क्या है, इसी का खा वाला देखो दिया गया, कितना बेहतरीन सवाल आपको दे दिया, बहुत ही लाजवाब सवाल है, कितनी बड़ी बात उसने पूछ ली सवाल में, ठीक है। ये है ये सवाल में कहते हैं दम, इसमें कहते हैं दम, ठीक है। लगा दो इस सवाल को, देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, खा वाला, जो तीसरे का खा वाला पार्ट दिया गया है, तुमसे पूछ लिया है चुंबकीय धारा वाला सवाल, ठीक। देखो कितनी बात कह दी उसने कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको 9 × 10⁻31 किलोग्राम। उसने कहा है कि किलोग्राम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, क्यू का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम मतलब आवेश, कूलाम का नियम तुम्हें पता होना चाहिए, कूलाम ने हमें दिया था, ठीक है, चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज जो कूलाम ने बताया था। एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, वेग से गति कर रहा है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, किसका मात्रक, वेग का। कितनी बड़ी बात उसने बोल दी। गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मिनट, चुंबकीय क्षेत्र 0.3 वेबर प्रति मीटर। आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं पता होगा तो आप वैल्यू कैसे रख पाओगे। उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का मान पूछ लिया उसने, वाह क्या बात कह दी है। त्वरण पूछ लिया तुमसे कि त्वरण क्या होगा, तुम्हारे पास में पूछ लिया कि बल की दिशा बताओ क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो बल की दिशा तो एक्स अक्ष के हो जाएगी। ये तो बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें पास में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकाल लेंगे दिशा उसकी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है F बराबर QVB, होता है तुम्हारे पास में। आगे एक चीज़ तुम कह रहे हो गुरुजी भूल रहे हो, तो मैं भूल नहीं रहा हूँ, साइन थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर उसने कहा था कि X अक्ष है, एक Y अक्ष है, एक Z अक्ष है, ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है, ये Z अक्ष है। तुमको पता होना चाहिए कि ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, X Y के बीच में 90 डिग्री, X Z के बीच में 90 डिग्री, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं लाइनें, ठीक है। तो साइन थीटा, यहाँ से तुम्हें थीटा की वैल्यू तो पता चल गई कि एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। वैल्यू का मान रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। F बराबर Q का मान तुमको दे रखा है
1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कितने वेग से जा रहा है? वेग दे रखा है तुमको 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। बी का मान दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र 0.3 साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाता है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे से 10 आ जाएगा, 3 तुरका 9 हो गया, 16 9 144 होता है, बटे में 10 धाम 100 हो जाएगा, गुणे में 10 की घात माइनस 19 प्लस में 6 बचेगा, 2 जीरो यहाँ से चिपका दो, 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो f का मान तुम्हारे पास में निकल के आ गया 1.44 गुणे 10 की घात माइनस 13 गुणे 10 की घात माइनस 13। मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये हो गया आपके पास में f का मान निकल के आ गया। अब आपसे पूछा था उसने कि त्वरण को बताओ क्या होगा आपके पास में, तो त्वरण अपने पास में होता है, फार्मूला तुमने पढ़ रखा है कि सर f बराबर ma बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। कक्षा 9 में हमको कूट कूट के पढ़ाया गया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। पढ़ लो बेटा, अब तो आपका टाइम भी आ गया, क्योंकि अब तो आपके पेपर 16 फरवरी से होने वाले हैं, इसीलिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं, सवाल को सॉल्व करा रहे हैं। लगा दो थोड़ी सी ताकत। और यहाँ से तुमको त्वरण पूछा है, जो चीज़ गुणे में होती है वो बल के बटे में आ जाती है, तो a बराबर f का मान तुम्हें दे रखा 1.44 गुणे 10 की घात माइनस 13 बटे में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको दे रखा है 9 गुणे 10 की घात माइनस 31। तो a बराबर 1.44 बटे में 9 कर दो, गुणे 10 की घात माइनस 13 कर दो, नीचे पावर माइनस में ऊपर पावर जाएगी प्लस में बन जाएगी। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो इसी बात पे बता देगा, कोई भी कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। a बराबर हम निकालते हैं वैल्यू यहाँ से, तो 1.44 बटे में 9 गुणे में 10 की घात 18, क्योंकि 31 में से 13 घटाएगा तो 18 8 3 11 1 2 1 3 10 की घात 18 बच जाएगा। और जब तुम इसको 9 से भाग करोगे तो लगभग तुम्हारे पास में 1.6 के आ जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर 18 मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। अब एक्स अक्ष के समांतर प्रवेश किया था इलेक्ट्रॉन, जेड अक्ष के समांतर था, सवाल में एक बार देख लेते हैं हम। एक्स अक्ष के समांतर था और उसने कहा था कि जेड अक्ष के समांतर था, ठीक है, तो हाँ, तो जेड के समांतर, जेड की दिशा हो जाएगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकाल लेंगे आकर के। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बताएगा हमको, तुरंत फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर को चिपका दीजिए, तुरंत बार बार लिख दीजिए कि इस बार हम नहीं छोड़ने वाले, पढ़ के रहेंगे, ठीक है। इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके तो हम जरूर आएंगे, इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, हमको भी नंबर लाने हैं 90+ नंबर लेकर के आने, हमको भी अपने समाज में आगे बढ़ना है, ठीक। हम अब नहीं रहेंगे, अब तो शिक्षा गली गली घर घर मोहल्ले मोहल्ले, बैठ जाओ रजाई में ओढ़ करके, मोबाइल चला करके रख लो सामने, आराम से पढ़ो बेखुदी हो करके, ठीक। जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा, ठीक। तो पढ़ना बहुत जरूरी तुम्हारे लिए है, ठीक। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो चीज़ तुम्हें कहीं पर ना समझ में आए हमें तुरंत कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें तुरंत एडजस्ट आंसर का जवाब देता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुरंत फटाक से मिलेगा आकर के, ठीक। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट रहो, पढ़ाई करते रहो, पेपर के बहुत दिन नहीं बचे। आज तुम्हारे पास में कितनी तारीख हो गई पता है तुम लोगों को? कभी सोचा है? 28 तारीख होने वाली है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन इधर बचे हैं, 16 दिन उधर बचे हैं, 16 दिन 19-20 दिन में तुमको पेपर देना है, ठीक। तो लगा दो एडी से लेकर के चोटी तक का जोर, जितनी भी दम है लगा दो सारी, जब जोर दो, मर नहीं जाओगे कुछ 20 दिन में, कम सोओगे मर नहीं जाओगे, बट पढ़ाई पे ध्यान देना है तुम्हें, ठीक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी में एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया है तुमको, अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो अथवा में कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। बेहतरीन सी बात उसने कह दी है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 3 ओम का प्रतिरोध है और एक 5 ओम का प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक 30 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ दिया गया है। एक कुंजी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। 30 वोल्ट की बैटरी के साथ में इसको जोड़ दिया गया है। इसका 2 ओम प्रतिरोध है, इसका 3 ओम प्रतिरोध है, इसका 5 ओम प्रतिरोध है। अब तुमको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में धारा कभी विभाजित नहीं होती है और समांतर क्रम में धारा क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। उसने कहा 30 वोल्ट पर विभवांतर लगाओ तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या बात उसने कह दी है? प्रत्येक सिरों के बीच में विभवांतर निकालना। यहाँ पे V बराबर IR फार्मूला लगाना है तुमको, यहाँ पे V बराबर IR फार्मूला लगाना है, V बराबर IR फार्मूला लगाना। तुम्हें सर कहोगे सर R तो पता है हमें, I नहीं पता है, तो I तो तुम्हें निकालना है, ठीक है। सारे संयोजन किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, धारा
धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ इस सिरे से निकलेगी, ऐसे घूम करके आएगी। धारा कहीं पर विभाजित हो रही है, कहीं विभाजित नहीं हो रही है, मतलब हमें पता चल रहा है कि क्रम कौन सा होगा, श्रेणी क्रम का होगा। अब जब श्रेणी क्रम की बात आती है तो हम फार्मूला लगा देते हैं। सर हमको सिखाया गया है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कितनी बड़ी बात है। R बराबर R1 का मान दे दिया गया 2 ओम, R2 का मान दिया गया 3 ओम, R3 का मान दिया गया 5 ओम, 5 3 8 2 10। जब जोड़ करके सर मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला तो मेरे पास में 10 ओम निकल के आया तुल्य प्रतिरोध। सर यहाँ पे वोल्टेज भी उसने दे रखा है 30 वोल्ट का। क्या सर हम धारा निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल धारा निकाल सकते हैं। ओम के नियम से आपने सिखाया है सर, I बराबर V बटे R। V का मान सर 30 वोल्ट है, प्रतिरोध जो तुल्य निकाला वो 10 है। सर 0 से 0 आप काट दीजिए तो I का मान हमारे पास सर 3 एम्पियर निकल के आ जाता है। सर हमको धारा पता चल गई, सर हमको धारा पता चल गई। प्रतिरोध हमारे पास में सर है, क्या हम वोल्टेज बता सकते हैं अलग अलग प्रतिरोधों के साथ में? बिल्कुल बता सकते हैं, कुछ नहीं दिक्कत बताने में। कितना बेहतरीन तुम्हारे पास में। V बराबर IR का फार्मूला सर हमने सीखा है। सर हमको पहले 2 ओम के साथ बताना है तो 2 ओम प्रतिरोध के साथ आराम से लिख लो कि 2 ओम का प्रतिरोध है। तो V बराबर सर धारा आपने निकाली 3 एम्पियर की, प्रतिरोध सर है 2 ओम का, तो 3 दूना सर 6 वोल्ट बन जाता है हमारे पास में। सर अगली बार बताएंगे कि 3 ओम के साथ में क्या होगा। तो 3 ओम प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध कितना है 3 ओम का। V बराबर सर फार्मूला IR होता है। I का मान सर आपने 3 एम्पियर निकाल दिया, प्रतिरोध कितना 3 का सर 9 वोल्ट हो गया हमारे पास में। सर आगे बात आती है 5 ओम प्रतिरोध के साथ में, तो 5 ओम प्रतिरोध के साथ में निकाल दो। V बराबर I का मान 3 है, गुणे 5, 5 3 15 वोल्ट। कितना बेहतरीन है, हर सिरे पे अलग अलग निकल के आ गया तुम्हारे पास में। यही पूछा तुमसे क्वेश्चन ने। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि 4 नंबर का सवाल। सर ये क्या कह रहे हो आप? 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल सर इतना छोटा क्या है इस सवाल में? एक पन्ने का सवाल है, 4 नंबर, 4 नंबर। अभी तक तुमने कहीं पर भी थ्योरी देखी? सारा न्यूमेरिकल पोर्शन, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है तुम्हारे पास में। कितनी बड़ी बात है कि सारा न्यूमेरिकल पोर्शन सर पूछ रहा है। क्या करेंगे हम? सर मुझे तो कुछ नहीं आता है। आता तुम लोगों को सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ आता है तुम लोगों को, खाली मूल्य बेवकूफ़ बनाया करते हो। ठीक, बस बने रहिए मात्र 15 दिन। मेरी गारंटी है 25 में 25 नंबर फिजिक्स में दिला के रहूँगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं नहीं करता तुमसे, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि 90 प्लस छू करके आओगे। 70 नंबर का पेपर तुम्हारे पास में आएगा, 30 नंबर का तुम्हारा होम प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। 70 नंबर में 70 नंबर तुमको मिलेंगे अगर तुम इसी प्रकार लगातार बने रहे हमारे जी हाई टेक क्लासेस के साथ में। आपको तीनों सेट कराए जाएंगे। अगर आपने 7 सेट सॉल्व कर लिए तो आप अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए, ठीक, क्योंकि हम आपके साथ में खड़े हुए हैं तो आपको भी हमारे साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है? खड़ा होना बहुत जरूरी पड़ता है। क्वेश्चन अगला देखो तुम्हारे पास में 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आपने सर सिखाया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 2 तरीके से होता है। अगर कोई v वेग से कोई इलेक्ट्रॉन क्यू आवेश से गति करता है तो सर F बराबर क्यू बी साइन थीटा होता है। अगर हमारे पास में कोई धारावाही चालक तार L लंबाई का, उसमें I एम्पियर की धारा बहती है तो F बराबर IBL साइन थीटा होता है हमारे पास में, ठीक, सीखा होगा। तो जब किसी L लंबाई के वैद्युत धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर एक बल लगता है जो चालक को विस्थापित करता है और उस बल का फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ये था आपके पास में निकालना। इसको हम आपको ओस्टेड के प्रयोग से सिखाएंगे क्योंकि इस पर बेहतरीन प्रयोग किया था ओस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में। प्रयोग इसका नहीं कर रहे थे, प्रयोग किसी दूसरी चीज़ का कर रहे थे, बट धोखे से ये हो गया था कि जब हम किसी भी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय जो सुई है उसमें हमें विक्षोभ देखने को मिला था। हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना, उस पर लिखा होगा ओस्टेड का प्रयोग, ठीक है, वो देख लेना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे होता है। एक बार फिर से सुन लो कि जब किसी L लंबाई के वैद्युत धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर एक बल लगता है जो चालक को विस्थापित करता है और वो ये बल होता है F बराबर IBL साइन थीटा। पूछा था कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो इसको प्रभावित करता है
F अनुक्रमानुपाती होता है I के, F अनुक्रमानुपाती होता है B के, F अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, F अनुक्रमानुपाती होता है उसकी ज्या के। ठीक है, साइन थीटा के तो कारक है धारा, चुंबकीय क्षेत्र L और साइन थीटा, ये इसको कारक होते हैं जो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक तार पर बल लगाते हैं। ठीक है, इन चारों को मिश्रित कर दिया जाता है तो ये फार्मूला निकल के आता है। ये कारक हैं जो इसको विस्थापित करते हैं। दूसरी बात करें तो इसमें दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, और बाएं हाथ के नियम को आपको पता है कि बाएं हाथ के नियम को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारे बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली एक दूसरे के परस्पर लंबवत होने चाहिए, तब अंगूठा हमें चालक की गति को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये धारा की दिशा को बताएगी। अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताती है। ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में दिया गया कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्रण कीजिए, सिद्धांत इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। क्या आप सभी लोग कर पाएंगे? क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, कल बनाते हैं आपको इस वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको विद्युत मोटर मिल जाएगा, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम इसको पूरा आपको बेहतरीन एक दिन, अभी इसी में आगे सवाल में एसी जनरेटर आपसे पूछा गया, उस एसी जनरेटर को आपको समझाएंगे, विद्युत मोटर आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे जी आई टेक क्लासेस के साथ में। अगर आपको अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो आज का सेशन, ठीक है, तो लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।